नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों को लगा झटका। अमेरिका और ईरान के बीच बेनतीजा रही बातचीत। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, बिना डील के हम वापस लौट रहे हैं अमेरिका। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर। अपने चुनावी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिलीगुड़ी में विशाल विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। तृणमूल कांग्रेस ने भी झोंकी ताकत। तमिलनाडु में जोर शोर से जारी है चुनाव प्रचार। डीएमके, एआईएडीएमके, भाजपा, कांग्रेस और टीवीके के स्टार प्रचारक कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। दोनों प्रमुख गठबंधनों ने किया जीत का दावा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अबू धाबी में यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहियान से की मुलाकात। मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति पर हुई विस्तृत चर्चा। भारतीय समुदाय के साथ भी किया संवाद। और एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। सुजीत और अभिमन्यु ने जमाया स्वर्ण पदक पर कब्जा। टूर्नामेंट में भारत ने अब तक जीते 14 पदक। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता बेनतीजा बताई जा रही है। ये जो वार्ता थी विफल रही। जेडी वेंस का बयान आया है कि अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है किसी भी बातचीत पर। बिना डील के ही हम अमेरिका वापस लौट रहे हैं, ये बयान है वेंस का। और साथ ही आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा कि ईरान से कई मुद्दों पर गतिरोध बरकरार है। यानी कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है। और साथ ही ये भी है कि ईरान को अपना बेस्ट ऑफर भी दिया गया था। बावजूद इसके यहाँ पर कोई भी वार्ता शांति प्रयासों को बड़ा झटका लगा है पश्चिम एशिया में। और साथ ही अमेरिका ईरान वार्ता पूरी तरह से विफल बताई जा रही है। यानी कि आपको बता दें एक बार फिर कि जेडी वेंस ने ये बात भी कही कि अब तक कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता चल रही थी जो बताई जा रही है कि बेनतीजा साबित हुई है। और ईरान से वेंस ने कहा कि कई मुद्दों पर गतिरोध जो है वो बरकरार है और ये वार्ता बिल्कुल बेनतीजा साबित हुई। ईरान को अपना बेस्ट ऑफर भी दिया गया था। पश्चिम एशिया में जो शांति प्रयास थे वो उनको पूरी तरह से झटका लगा है। स्थायी शांति के लिए ये वार्ता हो रही थी। अमेरिका ईरान वार्ता पूरी तरह से विफल बताई जा रही है। और जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि कोई भी सहमति नहीं बन पाई है और बिना डील के ही हम अमेरिका वापस लौट रहे हैं। ये बयान है उपराष्ट्रपति का। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान से कई मुद्दों पर जो गतिरोध है वो बरकरार है और ईरान को अपना बेस्ट ऑफर भी दिया गया था। तो आइए अब सुन लेते हैं कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने क्या कहा है अपने बयान में। The simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. तो आपको बता दें कि ईरान और
साथ में अमेरिका की जो वार्ता थी वो विफल बताई जा रही है। और इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ चुके हैं। आइए सीधे उनके पास चलते हैं। अखिलेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति के लिए अमेरिका और ईरान के बीच जो वार्ता चल रही थी वो पूरी तरह से विफल बताई जा रही है, तो आपसे पूरी अपडेट चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि इसके क्या क्या कारण रहे। देखिए, निश्चित तौर पे ये जो कल वार्ता शुरू हुई थी ईरान और अमेरिका के बीच में, इस वार्ता में तकरीबन 21 घंटे दोनों देशों ने लगाए हैं। और दो दौर की बातचीत चली है। एक दौर की बातचीत चली जिसमें कि दोनों अमेरिकी और ईरानियन डेलीगेशन के साथ उनके मध्यस्थ बैठे, और उसके बाद एक टेक्स्ट बेस्ड निगोशिएशन भी हुआ जिसमें कि ये हो कि सारे लोग जो है अपने अपने पॉइंट को लिख के दें कि किन किन मुद्दों पे सहमति बन रही है, किन किन मुद्दों पे असहमति बन रही है। वो एक लिस्ट जो होता है, 2 कॉलम बना के, एक कॉलम ईरान का, एक कॉलम अमेरिका का, फिर एक कॉलम ईरान का, एक कॉलम अमेरिका का, कि किस तरीके से सहमति बन रही है, नहीं सहमति बन रही है, एक एक बिंदु पे। तो उन्होंने कहा कि हम फाइन प्रिंट्स को बिल्कुल पकड़ने के लिए इस तरह से टेक्स्ट बेस्ड निगोशिएशन में जा रहे हैं। इसके पहले हमने देखा था कि ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल ने मध्यस्थ के साथ भी अलग अलग बैठक की थी, और वहां से पहले उन्होंने संदेशों का आदान प्रदान किया था। उसके बाद लगा कि कोई कन्वर्जेंस का पॉइंट बन सकता है। इसके बाद दोनों प्रतिनिधिमंडल ने मध्यस्थ के साथ बैठ के बातचीत की 2 दौर में। लेकिन जो लगता है कि जिस तरीके की स्थितियां हैं, उन स्थितियों में ईरान तैयार नहीं है अमेरिका की पूरी शर्तों को मानने के लिए। और खास करके हमने देखा था कि जिस तरीके से ईरान के जो स्पीकर है वो एक भावनात्मक एक प्रदर्शन भी करना चाह रहे थे। जाते समय अपने हवाई जहाज में उन कई जो बच्चे मारे गए थे, जो अमेरिका के हमले में जो बच्चियां मारी गई थी, वो उनकी तस्वीरें लेकर भी वो गए थे। और इस तरीके से वो चाह रहे थे कि पूरी दुनिया में एक भावनात्मक माहौल बने। दूसरी बात ये कि देखिए, जिस तरीके से बॉटम लाइन है, अमेरिका का बॉटम लाइन है कि ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म कर देना पड़ेगा। और अमेरिका इसी बात पे लगातार अड़ा रहा कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कोई आपकी शर्तें, कोई हिला हवाला, कोई आपको अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। अमेरिका इस बात पे था कि 0 न्यूक्लियर प्रोसेसिंग इन ईरान, मतलब ईरान में कोई न्यूक्लियर प्रोसेसिंग नहीं होगी। इस बात का पूरी तरह से आश्वासन ईरान को देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ईरान ये चाह रहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उसका जो दबदबा है, उसमें जो एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने की कोशिश की है, वो प्रभाव क्षेत्र बने रहने दिया जाए, ताकि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है एक तरीके की अमेरिका की एक जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में रहे, जहां से वो रेंट ले सके, जहां से वो शुल्क वसूल कर सके और कोऑर्डिनेट कर सके। एक तरीके से उस इलाके का ईरान बनना चाह रहा है। इसके लिए भी अमेरिका तैयार नहीं था। तीसरी बात ये कि जो हिजबुल्ला है, हुती है, हिजबुल्ला और हुती पर भी बात फंसी है। और हिजबुल्ला और हुती को, अमेरिका का कहना था कि हिजबुल्ला और हुती को पूरी तरह से आप डिसआर्म कीजिए, उसकी सारी जो एक्टिविटीज है उसको बंद कीजिए। और इजराइल अभी इस वार्ता में शामिल नहीं है, इसलिए इजराइल पे अभी तक कोई इस पे प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अमेरिका का कहना था कि इजराइल के साथ बातचीत होनी है, लेबनान की वाशिंगटन डीसी में ही बातचीत होनी है, मंगलवार को बातचीत होगी, और उसमें तय हुआ कि लेबनान और इजराइल किस तरीके से समझौते पर पहुंचते हैं। उधर ईरान इस बात को मानने को तैयार नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये महत्वपूर्ण बातें थी, ये महत्वपूर्ण बातों पे नहीं बनी सहमति। अमेरिका की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि हम आपको जो युद्ध में जो क्षति हुई है, उस युद्ध की क्षति के की पूर्ति के लिए जो आपके फ्रीज एसेट्स हैं, उन एसेट्स को हम डिफ्रीज कर सकते हैं, उन एसेट्स को लेने के लिए आपको हम अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते कि इन सारी शर्तों पे समझौता हो जाए। लेकिन ईरान इस शर्तों पे समझौते के लिए तैयार नहीं था। इसलिए 21 घंटे की वार्ता के बाद ये वार्ता टूट गई है। और ईरान ने कहा है कि ये जो है अमेरिका का जो डिमांड था वो बहुत एक्सेसिव था, अति मांग थी, बहुत ऐसी मांगे थी जिसको ईरान नहीं मान सकता अपनी संप्रभुता को देखते हुए। तो इसलिए अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि वेंस ने कहा है कि वो अमेरिका वापस लौट रहे हैं और साथ ही ईरान ने शर्तें मानने से भी इनकार कर दिया है। तो अखिलेश, जानना चाहेंगे कि इसका सीधा असर जो पड़ेगा वो क्या हो सकता है पश्चिम एशिया पर? क्या जो तनाव है वो बरकरार रह सकता है?
देखिए, ईरान चाहता है कि पश्चिम एशिया में उन्होंने जो लीड पाया है, जिस तरीके से अमेरिका के हमले के बाद, अमेरिका इजराइल के हमले के बाद ईरान ने देखिए पश्चिम एशिया के सभी देशों पे जो अमेरिकी बेस हैं उन पे हमला किया। उसके बाद जब बात और नहीं बनती दिखी तो उसके बाद उन्होंने मध्य एशिया के जो सॉरी मध्य एशिया का पश्चिम एशिया के जो देश है जी। उन देशों के जो एसेट्स हैं, उनके जो जो तेल शोधक जो जगहें हैं उन पर हमला किया। जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है जहां से शुद्ध जल बनाया जाता है खारे पानी को ठीक करके, उस पर भी हमला किया। तो एक तरह से जो पूरे जो पश्चिम एशिया की जो स्थिति है वो पश्चिम एशिया की स्थिति जो है ईरान के दबदबे में झुक गई है। ईरान का एक तरीके से दबदबा बना है, उस दबदबे को ईरान अब नहीं खोना चाहता। और ईरान की स्थिति यही है कि वो चाहता है कि वो जो यथास्थिति बन गई है वो यथास्थिति बनी रहे। तो लगता है कि तनाव की स्थिति खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि देखिए जो सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, बहरीन है, ये सारे देश जो है, ये सारे देश इस बात के लिए तैयार नहीं हो गए कि पूरा देश जाता है वो ईरान के दबदबे में रहे। बिल्कुल। पहले से ही ये जो देश है, ये दो देश है, ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से काफी चिंतित थे। उन्हें वो नहीं चाहते थे कि ईरान कोई अपना परमाणु कार्यक्रम चलाए जिसका कि वेपनाइजेशन भी हो सके, जिससे ये हथियार बनाया जा सके। तो इसके चलते इस मसले पे वो भी अमेरिका के साथ है। वो चाहते हैं कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार न प्राप्त करे। तो इस मामले में जो ईरान की स्थिति है उससे लगता है कि अभी तनाव खत्म नहीं होगा, बल्कि तनाव अभी और बढ़ सकता है। क्योंकि इस बीच में देखिए दोनों इधर जो पश्चिम एशिया के जो देश है, मिडिल ईस्ट, उन सारे देशों को भी एक मौका मिला है कि अपने अपने सुरक्षा स्थितियों को भी वो एक रिकैलिब्रेट कर रहे हैं, फिर से वो पूरा परीक्षण कर रहे हैं कि कैसे अगर और हमले होते हैं तो उसका कैसे और मुकाबला किया जाए। अमेरिका को भी मौका मिला है कि वो अपनी तैयारी फिर से कर सके। तो निश्चित तौर पे जो है वो तनाव और बढ़ेगा। लेकिन मुझे इस बात की आशा है अभी भी, देखिए रेशमा, की हो सकता है कि अभी जेडी वांस जब जाए वापस वाशिंगटन डीसी और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बात होगी। उसके अलावा यूरोपीय यूनियन भी इस पूरे मसले पे लगा हुआ है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली चाहिए। वो भी चाहता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन स्थापित हो। पूरी दुनिया चाहती है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन स्थापित हो। भारत भी चाहता है, सभी देश चाहते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि ईरान के साथ फिर अन्य देश दबाव बनाए कि आपको एक और डील में, एक और बार बातचीत में जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, दूसरे देश भी इसमें अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं कि किस तरह से उनको ये काम करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर हम इसी गतिरोध की बात करें तो वैश्विक स्तर पर, खास तौर से अगर हम तेल बाजार पर बात करें तो इसका क्या असर पड़ सकता है इस पर? देखिए, निश्चित तौर पे तेल बाजार जो है वो इधर के दिनों में हमने देखा है कि जब थोड़ा सा पॉजिटिव मतलब शांति की बातें आती हैं तो तेल बाजार नीचे जाता है। जब जैसे ही तनाव की फिर आशंका बनती है तो तेल बाजार फिर से ऊपर चढ़ जाता है, मतलब महंगा हो जाता है। तो तेल बाजार निश्चित तौर पे तेल बाजार पे एक झटका लगेगा। जो एक थोड़ा सा कम हो गया था, तेल की कीमतें थोड़ी कम नीचे आ रही थी, वो नीचे फिर ऊपर बढ़ सकती है। लेकिन बढ़ सकती है तब जब एक और, अगर मान लीजिए कि एक और हमला होता है या तो अमेरिका की तरफ से या ईरान की तरफ से, तो उस हमले की वजह से। लेकिन अगर यहीं पे एक यथास्थिति बनी रहती है कि इस बातचीत हो गई, खत्म हो गई, अमेरिका वाशिंगटन डीसी में जाके फिर से अपनी बात करेगा अपने राष्ट्रपति के साथ, अपने अन्य सलाहकारों के साथ, विदेश मंत्री के साथ, वार मिनिस्टर के साथ, उधर ईरान के प्रतिनिधिमंडल भी ईरान में तेहरान वापस जाकर अपने अन्य जो सलाहकार है उससे बात करेंगे, स्थिति की समीक्षा करेंगे। और अगर कोई हमले नहीं होते हैं तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए तेल बाजार में शांति रहे। लेकिन एक छोटा सा हमला भी मुझे लगता है कि तेल बाजार को फिर से अस्थिर कर देगा। अखिलेश, आगे की रणनीति की बात करें तो आगे की रणनीति क्या हो सकती है? क्या फिर से बातचीत शुरू होने का कोई इम्कान नजर आ रहा है? वैसे वेंस का बताया जा रहा है कि वो वापस लौट रहे हैं अमेरिका। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, एक बार जब प्रयास हुआ है तो दूसरी बार प्रयास नहीं होगा, इस बात की के खारिज नहीं किया जा सकता है। एक बार जब बातें होती है, जैसे कहते हैं कि आइस मेल्ट हो गया, बर्फ पिघल रही है, तो बर्फ और पिघल सकती है। तो यही मैं मानता हूँ कि जब बर्फ पिघल रही है, मतलब ईरान और अमेरिका के बीच में, आप समझ रहे हैं कि 1979 के बाद पहली बार आमने सामने की बात हुई है। पहली बार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल आपस में बैठे हैं और उन्होंने बातचीत शुरू की है। तो निश्चित तौर पे कुछ ऐसे जो
होते हैं जिन बातों को मीडिया में नहीं कह सकते, जो जेडी वांस ने भी खुद बोला कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम मीडिया में नहीं कहेंगे। तो कुछ बातें तो जरूर हुई है जिन्होंने साफ गोई से, ईरान ने भी अपनी बातें कही होंगी, उनके भी शिकायतें होंगी, उनके भी गिले शिकवे होंगे। और माना जाता है कि जेडी वांस थोड़ा सा नरम रुख अपनाते हैं इस पूरे मसले पे, युद्ध के मसले पे। तो उन्होंने अपनी बातें कही होंगी, उन्होंने अपील भी की होगी। तो निश्चित तौर पे आगे की वार्ता को पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई है देखिए उस पूरे जो पश्चिम एशिया की स्थिति पे, और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है अगर ये जो है तनाव लगातार बना रहा। और खास करके तनाव ही नहीं, अगर युद्ध फिर से शुरू हो गया तो मुझे लगता है कि दुनिया की अन्य ताकतें भी इसमें लगेगी और आगे की बातचीत और हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, समय वाकई बड़ा बलवान है और अखिलेश, हमें समय का इंतजार करना होगा कि आने वाले कल में क्या हो सकता है। और फिलहाल एक बार फिर हम आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंस ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा है, सुन लेते हैं। Simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. तो अमेरिका और ईरान की जो वार्ता थी वो विफल रही है। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज़। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। थिक थिक है, स्मूद स्मूद है, कौन सा है ये दही? जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए। सबसे बेस्ट ये दही। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज सिलीगुड़ी में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी ने इसे विशाल विजय संकल्प सभा का नाम दिया है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी प्रमुख दल पूरी ताकत के साथ मैदान में ताल ठोंक रहे हैं। राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन और मुख्य विपक्षी पार्टी अन्ना द्रमुक नीत गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं नवगठित टीवी के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगी है। सभी दलों के स्टार प्रचारक विकास, रोजगार, सामाजिक कल्याण योजनाओं और क्षेत्रीय पहचान जैसे मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। रैलियों और रोड शो के जरिए नेता जनता का दिल जीतने की कोशिश में जुटे हैं। इस बार चुनाव में युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जा रही है। वहीं चुनाव आयोग भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम करने में जुटा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा के पहले दिन कल उन्होंने यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहियान से मुलाकात की।
डॉक्टर जयशंकर ने अपने एक्स पोस्ट पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि ये मुलाकात बेहद सुखद रही। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय स्थिति में हो रहे बदलावों और उसके प्रभावों पर विस्तृत चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूएई सरकार के प्रयासों की सराहना की और आभार जताया। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास जताया कि भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी आने वाले समय में और मजबूत होगी तथा दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दौरे की शुरुआत वहां रह रहे भारतीय समुदाय के साथ संवाद से की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करते हुए पश्चिम एशिया में जारी तनावपूर्ण हालात के बीच उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए भारत सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने इस कठिन समय में स्थानीय समाज में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय समुदाय के कल्याण को सुनिश्चित करने में यूएई सरकार के सहयोग की भी प्रशंसा की। और अब बात प्रगति की नई रफ्तार की। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही देश को समर्पित करेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय घटकर करीब 2.5 घंटे रह जाएगा। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की खास रिपोर्ट। दिल्ली से देहरादून तक बना 210 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे उद्घाटन के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के बागपत, बड़ौद, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर से होकर गुजरेगा और उत्तराखंड के देहरादून में समाप्त होगा। ये एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यातायात की भीड़ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और अन्य संपर्क राजमार्गों पर भी भार घटाएगा। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे की निर्धारित गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और इससे दिल्ली से देहरादून की यात्रा का समय मौजूदा करीब 6.5 घंटे से घटकर करीब 2.5 घंटे हो जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली के लोग भी इस राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर काफी उत्साहित हैं। पहले वाले रोड पर चलते थे, मेरठ वगैरह, वहाँ बहुत ज़्यादा जाम में फंसते थे। ये बहुत शॉर्ट हो गया, बहुत कम समय में हो गया। ये बहुत बढ़िया वेल एंड गुड काम हो गया। इसकी कनेक्टिविटी सभी हाईवेयों से जुड़ी हुई हैं, ये सबसे बढ़िया लाभदायक है। एक किस्म का दूसरा पेरीफेरल समझो इसको, जो कि अक्षरधाम से पीछे से फरीदाबाद से निकल करके सीधा देहरादून तक सबको कनेक्ट जोड़ता जाता है सर। 2014 से पहले और 2014 के बाद का जो भारत है, तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है और अब एक नई सौगात मोदी जी ने दी है। दिल्ली से देहरादून मात्र 2.5 घंटे में, पहले 5 से 6 घंटे हमें लगते थे और इतना समय लगता था, फ्यूल खर्च होता था। और आज अगर हम 2.5 घंटे में वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो इसका मतलब समय की भी बचत है और इकोनॉमिकली फ्यूल की भी बचत है। तो वो नेशनल सेविंग है और मोदी जी दिन प्रतिदिन रोज एक नई सौगात देश को दे रहे हैं। मैं तो इस विषय में यही कहूँगा कि भारत को एक देवदूत हमें मिला है जो भारत को ऊंचाइयों की राह पर लेके जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बनने से एक और दिल्ली एनसीआर से देहरादून पहुंचने का समय कम होगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, 4 धाम यात्रा के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होगा। वहीं दूसरी ओर इससे आर्थिक गतिविधियों को भी बूस्ट मिलेगा। दिल्ली से अब देहरादून दूर नहीं, महज 2.5 से 3 घंटे में अब दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकता है। जी हां, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709B बनकर तैयार हो चुका है, जिस पर दिल्ली से सहारनपुर के रास्ते महज 2.5 से 3 घंटे में देहरादून तक पहुंचा जा सकता है। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।